इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन वेरियस प्रोसेस। देखिए, इससे पहले का जो लेक्चर था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे था। आज हम लोग इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो वेरियस जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उसमें क्या एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। यानी वेरियस प्रोसेस का मतलब हो गया जैसे आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल एडियाबैटिक या फ्री एक्सपेंशन या साइक्लिक प्रोसेस। तो उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका एप्लीकेशन क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन का मतलब हुआ है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है dQ इज इक्वल टू जो सिंपल एनर्जी बैलेंस का dW प्लस du, जिसको मैं इस तरह पढ़ता हूं कि किसी निकाय को अगर डेल्टा Q ऊष्मा दिया जाए तो उस ऊष्मा का प्रयोग वह कुछ कार्य करने में खर्च करेगा और बचा हुआ ऊष्मा से वो अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगा। समझ में आया? यानी आपने 100 यूनिट का अगर ऊष्मा किसी मान लीजिए निकाय को दिया और उस सिस्टम ने उस निकाय ने 70 यूनिट का कार्य किया उस ऊष्मा का यूज करके, तो बचा हुआ जो 30 यूनिट का ऊष्मा है उससे वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। इस प्रकार से मैं इसको बैलेंस करता हूं। तो इसी जो ये जो आप एक लाइन का ये इक्वेशन देख रहे हैं इसी का हम लोग एप्लीकेशन वेरियस प्रोसेस में पढ़ेंगे। मैं इस टॉपिक को आपको एक इंडिविजुअल प्रोसेस के रूप में पढ़ाना चाहता हूं। मतलब ये एप्लीकेशन ठीक है, ये अपने जगह आप जानते रहिए, बट हम लोग इसको प्रोसेस के नाम से पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक में प्रोसेस होते हैं, थर्मल जो प्रोसेस पॉसिबल है, उन सभी को हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, जिसे हम लोग समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। समदाबी प्रक्रम का मतलब हुआ एक ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहता हो, यानी द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे इसको कुछ डिनोट करने के लिए सिंबल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में खासकर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये बहुत पूछता है। जैसे फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या सही होगा? पहला, प्रेशर P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तो सबको समझ में आता है कि चलिए प्रेशर यानी दाब कांस्टेंट होगा, पर कभी कभी ऑप्शन में डेल्टा P इक्वल टू 0 दिया रहता है, ये भी सही होगा। देखिए, इसको मैं 2-3 तरीके से आपको समझा देता हूं ताकि कभी भूलिए मत। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए प्रेशर जो दाब है वो कांस्टेंट है, वो नियतांक है, तो मान लीजिए इनिशियल प्रेशर P1 है और उस सिस्टम का फाइनल प्रेशर मान लीजिए किसी कारणवश P2 हो जाता है। लेकिन अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो P1 इक्वल टू P2 होगा, यानी अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब दोनों बराबर हैं। तो दोनों का अंतर जब आप डेल्टा P निकालेंगे तो वो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। समझ में आया? तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0 होगा। इसको आप डेल्टा P इक्वल टू कांस्टेंट मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। डेल्टा P क्या है? चेंज इन प्रेशर। तो अगर प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक है, समदाबीय प्रक्रम है, तो चेंज इन प्रेशर तो 0 होगा बट प्रेशर कांस्टेंट होगा। एक दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए। दूसरा तरीका, डेल्टा P इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई क्वांटिटी P इक्वल टू मान लीजिए कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dP इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, यानी dP यानी चेंज इन प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, आप चाहे भी जैसे याद रखिए, बस आपको याद होना चाहिए। यानी आइसोबारिक प्रोसेस की ये दोनों कंडीशन होती हैं। अब इसका थोड़ा सा पीवी डायग्राम देख लें। वैसे पीवी डायग्राम आप लोग एक अलग से जो लेक्चर में पीवी डायग्राम का बनाया हूं, जो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सभी बीएससी के पूरे कोर्सेस का यूनिट वाइज में, सेमेस्टर वाइज एंड यूनिट वाइज में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इधर वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है? प्रेशर। अब इस प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट रहना है, यानी भले ही किसी सिस्टम का वॉल्यूम चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस यानी उस एक्सिस के पैरेलल मिलेगा जिस एक्सिस पे वॉल्यूम है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना। देखिए इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, प्रेशर वही है, लेकिन वॉल्यूम इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भले ही बढ़ता जा रहा है। इसका एक दूसरा हम लोग केस भी समझ सकते हैं। कभी एग्जाम में मान लीजिए पलट दिया, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे कर दिया वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे प्रेशर, तो अब जो ग्राफ मिलेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल मिलेगा।
ठीक है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ऊपर, बट एक्स एक्सिस पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसका पीवी डायग्राम हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम, मतलब जो जल है, पानी है, उसका खौलना, मतलब भाप में बदलना। ये वैसे ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर हो चाहे फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो, ये जो प्रोसेस होते हैं ये आइसोबारिक के साथ साथ आइसोथर्मल भी होते हैं, यानी समदाबीय भी होता है और समतापीय भी होता है। जैसे मान लीजिए पानी खौल रहा है, तो आप लोग जानते हैं पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के एक नियत ताप पे ही खौलता है। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी होगा। आइसोथर्मल में भी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन जो पानी का खौलना है वो भी एक निश्चित प्रेशर पे ही होता है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी खौल रहा है, तो पानी खौल रहा है तो उस दौरान प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे निर्भर करता है। प्रेशर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ सकता है, घट सकता है, वो अलग बात है। बट जब बॉइलिंग हो रहा है तो उस दौरान प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है उस पर्टिकुलर प्रक्रिया पे। अगर आप प्रेशर बदल देंगे, मान लीजिए आपने प्रेशर वहां पे घटा दिया, तो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं खोलेगा, वहां पे बॉइलिंग बंद हो जाएगा। यानी जब बॉइलिंग हो रहा है तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता रहता है। उसी प्रकार फ्रीजिंग भी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर आप लोग जानते हैं, नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर कितने पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी है और साथ ही साथ आइसोबारिक यानी समदाबी और समतापीय दोनों प्रकार का ये प्रक्रम है। अब इसका हम लोग इसमें एप्लीकेशन कैसे लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। देखिए हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो बॉइलिंग के लिए आप लोग जानते हैं बॉइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है। यानी अगर ये लिक्विड है, ये द्रव है, तो बॉइलिंग मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो पानी है जो कि लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। समझ में आया, वेपर में बदल जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड वाटर है। तो ये बॉइलिंग में क्या होता है कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो अपना स्टेट चेंज करता है। तो जब भी स्टेट का चेंज होता है वहां पे गुप्त उष्मा इन्वॉल्व होता है। गुप्त उष्मा मतलब लेटेंट हीट, और उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, Q = M × L। L क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, और M क्या है, वो मास है इस मैटर का, और Q क्या है, दिया गया उष्मा। तो यहाँ पे dq = क्या हो जाएगा, ml। अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ, और हाँ एक चीज, ये मैं फुल फॉर्म इसका फॉर्मूला लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग एक चीज और निकाल लेते हैं, वर्क डन भी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन dw = P dv, ये तो आप लोग जानते हैं, इसको अलग से भी मैं पढ़ाया हूँ। और यहीं पे dw = क्या लिख सकते हैं, P dv यानी डेल्टा v = v2 - v1। तो यहाँ से dw निकल गया। हाँ, v1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम यानी जब वो लिक्विड था तब उसका वॉल्यूम क्या था, और v2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम यानी जब वो स्टीम यानी भाप बन गया है पानी तब क्या वॉल्यूम है। अब हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर देते हैं, और ये हमारा एक अच्छा सा इक्वेशन बन गया बॉइलिंग के लिए। बट फ्रीजिंग के लिए याद रखिए, जब बॉइलिंग आप कभी भी करेंगे वाटर का, जब वाटर का खौलना यानी बॉइलिंग, उबलना जब होता है, तो आप बाहर से उसको उष्मा देते हैं। ठीक है, तो जो आप वहां पे जो उष्मा, जो ये इक्वेशन आप लिखे थे, ये प्लस में होगा, Q = ml, क्योंकि बॉइलिंग कराने के लिए आप वाटर को बाहर से हीट देते हैं। लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है कि वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, जिससे ये वाटर अपना स्टेट चेंज करके सॉलिड बन जाता है, बर्फ में बन जाता है। तो वहां पे चूंकि हीट क्या है कि वो सिस्टम से बाहर निकलता है फ्रीजिंग में, तो यहाँ पे dq = -m × L होगा। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, v1 v2 फिर से बदल जाएगा। यहाँ पे v1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड, वो तो सेम है, बट यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो है वो आइस का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में पानी तो आइस ही बन रहा है ना। तो ये इस प्रकार से ये इसका एप्लीकेशन हो गया कुछ। ठीक है, एप्लीकेशन से ज़्यादा मैं आपको इसमें प्रोसेस समझाना चाहता था कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। मेन मोटिव ये है।
Hence, this equation shows that there is decrease in internal energy of water when it freezes into ice. तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि जब भी पानी को जमाया जाएगा यानी पानी बर्फ में बदलेगा तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि देखिए माइनस में आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -m/L + P V2 - V1। तो देखिए इंटरनल एनर्जी किस में आ रहा है, माइनस में। यानी जब आप पानी को बर्फ में जमाएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, और अगर आप पानी को खौलाकर बॉयल कराकर आप उसको वाष्प में बदलेंगे, स्टीम में बदलेंगे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा टॉपिक था आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बाकी इस सारे प्रोसेस देखेंगे क्रम से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।